प्रशिक्षणार्थियों, गुड मॉर्निंग। आपके लिए बीए और बीएससी बीएड 4th ईयर मैं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पेपर आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। अपना टॉपिक चल रहा था विभिन्न सामाजिक समूहों में एक लड़का और लड़की होने का अर्थ एवं अनुभव, विभिन्न समय अवधियों में एक लड़का और लड़की होने का अर्थ एवं अनुभव, और विभिन्न क्षेत्रों में एक लड़का और लड़की होने का अर्थ एवं अनुभव। प्रशिक्षणार्थियों, अब तक आपने देखा कि विभिन्न सामाजिक समूहों में, विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न समय अवधियों में एक महिला और पुरुष के साथ में इस समाज के द्वारा क्या व्यवहार किया जाता है, क्या उन लोगों की आदतें हैं, क्या महिलाओं को सम्मान मिला है या नहीं मिला है, ये समस्त बातों का अध्ययन हमने किया। आज हम अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं लिंग समानता। लिंग समानता पर चर्चा करने से पहले हमें भारतीय महिलाओं की असली ज़िंदगी को, असली हालत को, असली यथास्थिति को देखना बहुत आवश्यक है। प्रशिक्षणार्थियों, भारत में श्रम शक्ति में महिलाओं का योगदान 29% रहा है, जो कि बढ़कर 2004 में 35% तक हो गया। आधे से अधिक श्रम करने वाली महिलाएं अवैतनिक हैं, अर्थात उनको कोई भी वेतन नहीं मिलता। और तो और उन महिलाओं के लिए इन श्रम करने का तरीका भी अनौपचारिक है और जो कि असुरक्षित क्षेत्र है। महिलाओं के लिए किसी शीर्ष पद की बात की जाए या व्यापार में उनकी हिस्सेदारी की जाए या प्रतिनिधित्व की जब बात आती है तो नील बटा नील नजर आता है। महिलाएं दूर दूर तक ना शीर्ष पदों पर हैं, ना अच्छे व्यापार की मालकिन हैं, और तो और उनका प्रतिनिधित्व भी इस क्षेत्र में नहीं है। बहुत कम मात्रा में गिनी चुनी महिलाएं जो शीर्ष पदों पर हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो शैक्षिक क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र हो, उनमें गिनी चुनी महिलाएं हैं जिनको आप उंगलियों पर गिन सकते हो। राजनीतिक क्षेत्र की महिलाओं को पूरी दुनिया में ही गिना देता हूँ। भारत में श्रीमती इंदिरा गांधी या ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर या चंद्रिका कुमारतुंगा श्रीलंका की, ये गिनी चुनी महिलाएं हैं जिन्होंने शीर्ष पदों को हासिल किया। इसका सीधा मतलब ये नहीं कि सभी महिलाओं को ये पद मिल गए हों। वसुंधरा राजे, बहन कुमारी मायावती जी या ममता बनर्जी और ऐसी गिनी चुनी, चाहे वो जयललिता जी हों जिनका स्वर्गवास हो चुका है, वो कुछ गिनी चुनी महिलाएं हैं जिन्होंने देश में उच्च पदों को, प्रतिभा पाटिल साहिबा जो उन्होंने राष्ट्रपति पद का हासिल किया, ये बहुत गिनी चुनी महिलाएं हैं। मैं उंगलियों पर गिना रहा हूँ। बात करते हैं कि देश की महिलाओं में कारोबार में क्या करता है। उनसे काम तो ले लिया जाता है लेकिन उसके बदले में उनको कुछ नहीं दिया जाता। देश की 40% महिलाएं अपने कृषि के कार्य को करती हैं। बताइए, खासतौर से अगर समाज विशेषों को बुरा ना लगे तो मैं स्पष्टीकरण दे दूं कि विभिन्न समाजों में, विभिन्न समुदायों में, विभिन्न जातियों में महिलाओं से कृषि कार्य अधिक मात्रा में कराया जाता है। और मैं नाम लेकर इस पर विवाद खड़ा करना नहीं चाहता। ये सब हर तरह से आप वाकिफ़ हैं, जानते हैं कि विभिन्न समाजों में, विभिन्न समुदायों में, विभिन्न जातियों में महिलाओं से काम अधिक कराया जाता है। पुरुषों से ज़्यादा काम करने वाली महिलाओं की संख्या है। आप अच्छी प्रकार से जानते हैं, सब शिक्षाविद हैं। गौर करिएगा, अपने क्षेत्र में, अपने समुदाय में, अपने समाज में रहने वाली उन महिलाओं की शारीरिक क्षमता की तरफ क्या कभी आपकी नज़रें गई हैं? आपने देखा है कि उनको चक्कर आ रहे हैं, उनकी शारीरिक कमजोरी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, क्योंकि उनसे श्रम के बदले में ना वेतन दिया जाता है, ना उनको पौष्टिक आहार दिया जाता है।
हमारे देश की महिलाएं जो कृषि कार्य में लगी हुई हैं, 40% कृषि कार्यों को करने वाली महिलाओं को विडंबना देखिए, 9% जमीन उनके हिस्से की है। मात्र 9% जमीन पर उनका कब्जा है या 9% जमीन की वो मालकिन है। नाइन्टी 91% जमीन पर सारा का सारा कब्जा, सारा का सारा संपत्ति पुरुषों के नाम। दूसरी विडंबना देखिए, दूसरा नजरिया देख लीजिए कि देश की भारत की जीडीपी में उन महिलाओं की हिस्सेदारी 17% है, जो विश्व स्तर पर 37% हो जाती है। भारत की जीडीपी में भारत की आर्थिक विकास जो दर है उसमें आप देखते हैं 17% हिस्सेदारी महिलाओं की है। हमारे देश की जीडीपी को बढ़ाने का कार्य 17% महिलाओं ने हिस्सेदारी अपनी बना रखी है, उस पर कब्जा कर रखा है। तो क्या ये देश के विकास में सहयोग नहीं कर रही हैं? जो विश्व स्तर पर 37% हिस्सेदारी है महिलाओं की। आप देखते हैं जब बात आती है तो 60% महिलाओं के पास में कोई भी मूल्यवान संपत्ति नहीं है। 60% महिलाओं के पास में कोई भी मूल्यवान परिसंपत्ति नहीं है। और तो और उनके पास में ना सेविंग अकाउंट्स हैं, ना बैंक में उनके अकाउंट्स हैं। ऐसी स्थिति में हम लिंग समानता की बात करते हैं तो वो क्या मायने रखती है? बेमानी है। उनकी हालत देख लीजिए, उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। और हम बात करते हैं लिंग समानता की, तो पहले उनकी उस हालत को देखना होगा जो पुरुष समाज ने उनकी बना रखी। बैंक में खाता नहीं, उनका सेविंग अकाउंट नहीं, पर्सनल वो अपने पैसे जमा नहीं करा सकती। एक कोटेशन है, पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने रक्षन्ति स्थैर्ये पुत्रा न स्त्री स्वातंत्र महर्ति। आपको सीधा सा अर्थ है कि जब वो अपने पिता के घर होती है, यानी लड़की की छोटी उम्र होती है, तो पिता उसकी रक्षा का कार्य संभालते हैं, अर्थात पिता के द्वारा उसकी रक्षा की जाती है। और जब वो स्त्री बड़ी होकर उसका विवाह हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसकी रक्षा का कार्य उसके पति के द्वारा किया जाता है। और वही स्त्री जब वृद्धावस्था को प्राप्त कर लेती है तो उसकी रक्षा का कार्य उसके पुत्र आदि ले लेते हैं। इस बात से महिलाओं को बड़ी त्रासदी पहुंचती है, बेहद दुख होता है। वो प्रताड़ित होती हैं, पीड़ित होती हैं कि हमको आज़ादी ना पिता के घर मिली, ना पति के पास मिली, ना अपनी औलाद से हमें आज़ादी मिली। महिलाओं की शारीरिक असुरक्षा की भावना, महिलाएं शारीरिक रूप से भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। आप देखते हैं जब महिला का जन्म होता है तो और तो दूर की बात है, पड़ोस तो दूर की बात है, महिला को जन्म देने वाली उसकी खुद की माँ, उसका चेहरा जन्म को देते ही नीला पड़ जाता है। बच्ची को पोषण अच्छा नहीं मिला, उसका चेहरा पीला और माँ का चेहरा जन्म देने के बाद नीला हो जाता है। उसकी माँ जिसने उसको जन्म दिया है वो ही असहज महसूस करती है कि मेरे पुत्री पैदा हो गई। और तो और जिस घर में पुत्री पैदा होती है उसमें मातम छा जाता है। और स्थिति देखिए कि उसी घर में अगर पुत्र ने जन्म ले लिया हो तो जश्न मनाया जाता है, ढोल बजाए जाते हैं, थालियां बजाई जाती हैं, तालियां बजाई जाती हैं, मिठाइयां बांटी जाती हैं। प्रशिक्षणार्थियों, देश की 50% महिलाएं अल्प रक्तता की शिकार हैं, एनीमिया की शिकार हैं, खून की कमी की शिकार हैं।
और तो और जो महिलाएं गर्भवती हैं वो 70% महिलाओं के गर्भ में बच्चा पल रहा है और माँ की खून की कमी 70% तक होगी। 70% महिलाओं के खून की कमी होती है जो गर्भवती होती हैं। हाँ, आप देखिए हमारे देश की महिलाओं को सुरक्षा की जब बात आती है तो आप देखिए महिलाओं के संग होने वाले अपराध, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध 53.9% हैं भारतवर्ष में। महिलाओं के साथ माना कि महिलाओं की संख्या 100 है तो 53.9 महिलाओं के साथ में हमारे पुरुष समाज के द्वारा उनके साथ भेदभाव किया जाता है, छेड़खानी की जाती है, यौन अपराध किया जाता है, शारीरिक हिंसा की जाती है, शारीरिक उनके साथ में शोषण किया जाता है। 53.9% में ये बहुत शर्मनाक बात है। और तो और आप महिलाओं को सुरक्षित स्थान की बात करते हैं तो आप देखिए हमारा राष्ट्रीय राजधानी, हमारे देश की राजधानी दिल्ली भारत की महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित जगह है। जब हमारी राजधानी का यह आलम है तो आम शहरों की, आम गांवों की, आम कस्बों की, आम जगह की बात का क्या कहना। जब हमारी राजधानी की 92% महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। 2018 के सर्वे में आता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा 2018 में भारत में महिलाओं के लिए असुरक्षित देश था। भारत 2018 में पूरी दुनिया में, विश्व समुदाय में सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए असुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। सार्वजनिक स्थल पर चाहे बड़े से बड़े कानून का निर्माण हो गया हो, सार्वजनिक स्थल पर महिलाओं के साथ में आज भी छेड़खानी की जाती है। आज भी महिलाओं का सार्वजनिक स्थलों पर शोषण किया जाता है। लोग उनके राह चलते फप्तियाँ कसते हैं, कमेंट्स पास करते हैं, बद्दे मजाक करते हैं, गाली गलौज से पेश आते हैं। ये सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की दशा है। प्रशिक्षणार्थियों, ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को सार्वजनिक स्थल पर यौन और शारीरिक हिंसा का शिकार होना पड़ता है। यौन हिंसा का, शारीरिक हिंसा का शिकार होना पड़ता है। आप देखिएगा कि इंसान को भगवान ने, खुदा ने जब बनाया तो ऐसा कहा जाता है कि इस सृष्टि में सबसे खूबसूरत प्राणी है तो वो इंसान है। अरबी का एक कोटेशन है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। हमने इंसान को सुंदरता के सांचे में ढालकर बनाया। आप दुनिया के बड़ी से बड़ी खूबसूरत इमारत का दर्शन कर लीजिए, आप दुनिया की अच्छी से अच्छी खूबसूरत से खूबसूरत गार्डन में चले जाइए, आप दुनिया के लजीज से लजीज पकवानों को खा लीजिए और आप बेहतरीन से बेहतरीन लिबास पहन लीजिए। लेकिन आपको इस समाज में जो चाहे अपने ऐतिहासिक स्थल का भ्रमण किया हो, कहीं स्विमिंग पूल पर गए हों, कहीं नदी में नहाए हों, को झरनों का आनंद लिया हो, पर्वतों पर आप चढ़े हों, आपने दुनिया भर के उपभोग कर लिए, लेकिन जब तक आप अपने इंसानों से नहीं मिलोगे आपको चैन नहीं मिलेगा। ऐसा सृष्टि ने इस इंसान को बनाया है। चाहे स्त्री हो उसको पुरुष के सानिध्य को पाना होगा, और पुरुष है तो उसको स्त्री के बिना चैन नहीं होगा। दोनों को एक दूसरे का पूरक बना दिया गया है, दोनों को विकल्प दे दिया गया है। जिस इंसान को भगवान ने सामाजिक प्राणियों का सरताज बनाकर भेजा, सामाजिक प्राणियों का मसीहा बनाकर भेजा, सामाजिक प्राणियों का हीरो बनाकर भेजा, आज उसके रोल विलेन के हैं, आज उसके रोल गद्दार के हैं, खतरनाक रोल कर रहा है। वो मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाकर भेजा कि वो इंसान की बेहतर नस्लों में से है,
वो इंसानियत का देवता है, लेकिन वो देवता आप देखते हैं कि मनुष्य के रूप में स्त्रियों के साथ भेदभाव करता है, महिलाओं के साथ भेदभाव करता है, उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं करता, न उनको कोई अवसरों की समानता मिलती है, न उनके लिए लड़कियों को देखा जाता है समाज में दोयम दर्जे का बना दिया गया है। पुरुष प्रधान समाज ये नाम दिया जाता है, पुरुष प्रधान समाज नाम दिया जाता है। लड़कियां सेकंड क्लास हैं, दोयम दर्जे की हैं, इसलिए लड़कियां पीछे हैं समाज में। पुरुष समाज के द्वारा, पुरुष की प्रधानता के द्वारा उनको पीछे धकेला गया है, जबकि वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से परिपक्व हैं, सक्षम हैं, पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में चल सकती हैं, चाहे वो सेना का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, वो देश के किसी भी कोने में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उठ खड़ी हो न सकने की उनमें शक्ति है। उसके बावजूद लड़कियों को पीछे कर दिया गया है। धर्म में महिलाओं को अध्यात्म की देवी माना जाता है, लेकिन प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं को धर्म में, आध्यात्म में देवी का दर्जा दिया गया है, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि उसको इंसान भी नहीं समझा जाता, उसके साथ दरिंदों जैसा व्यवहार किया जाता है, जैसे कोई व्यवहार पशु से किया जाता है। इस प्रकार मनुष्य के द्वारा महिलाओं से व्यवहार किया जाता है, जबकि धर्म हमको सिखाता है कि महिलाओं, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये धर्म सिखाता है कि महिलाएं देवी हैं, श्रद्धा हैं, पूजनीय हैं, और उसके बावजूद जब उनसे व्यवहार किया जाता है तो एक पशु के समान किया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, अध्यात्म में देवी मानने वाले उनको मानव भी नहीं मानते। उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की बातें मैं बता चुका हूँ कि एनीमिया की शिकार हैं, खून की कमी की शिकार हैं, गर्भवती महिलाएं भी शिकार हैं। आप देखते हैं कि परिवार में जब जन्म लिया है लड़की ने, तो लड़के और लड़की में भेदभाव शुरू हो जाता है। लड़की को स्वादिष्ट भोजन नहीं दिए जाते, लड़के को स्वादिष्ट भोजन दिए जाते हैं। लड़के को अच्छा भोजन कराया जाता है, लड़कियों को बासी, रूखी सूखी जैसा भी भोजन है उससे करके पेट भर ले। और तो और अच्छे खिलौने भी बहनों को नहीं दिए जाते, बेटियों को नहीं दिए जाते, जबकि लड़कों को, भाइयों को अच्छे खिलौने दिए जाते हैं। अच्छे पहनने के वस्त्र लड़कियों को नहीं दिए जाते, लड़कों को अच्छे वस्त्र भी दिए जाते हैं। लड़कियों के लिए जल्दी से जल्दी माँ बाप की एक ही चिंता रहती है, किसी भी प्रकार से इसके हाथ पीले हो जाएं और यह हमारे घर से विदा हो जाए। लड़के के लिए पढ़ाई का उचित और उच्च शिक्षा का बंदोबस्त किया जाता है, जबकि लड़की को जल्दी से जल्दी उस रकम को बचाकर ये माना जाता है कि हम इसके ऊपर जो पैसा शिक्षा पर खर्च करेंगे उसके बजाय अच्छा है कि हम इसके विवाह करके अपना पीछा छुड़ा लें। प्रशिक्षणार्थियों, उसको शिक्षा से वंचित किया गया, उसके स्वास्थ्य की उचित देखभाल नहीं की गई। देश की 50% महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं, खून की कमी की शिकार हैं। आप देखते हैं कि जब वो अपनी माँ के गर्भ में आई थी तो आजकल ऐसी तकनीक के आ जाने से लिंग का परीक्षण कर दिया जाता है, लिंग का निर्धारण कर लेते हैं कि लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, और जब पता लग जाता है कि कन्या है तो उसके भ्रूण की हत्या कर दी जाती है। ये हमारे समाज की विडंबना है, ये हमारा समाज है, इसी को कहते हैं हम 21वीं सदी में कदम रख रहे हैं। प्रशिक्षणार्थियों, देखिए उनके अधिकारों से उनको वंचित कर दिया गया है, और तो और उनको घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है, जबकि देश के लिए देश ने उनको ढेर सारे कानून बना दिए हैं। 2005 में घरेलू हिंसा को रोकने के लिए कानून बनाया गया था, लेकिन उसके बावजूद उनको घरेलू हिंसा का, और तो और महिला समानता की बात करने से पहले मैं जानकारी दे दूं, आप देश का लिंगानुपात देखेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। देश का लिंगानुपात देखना चाहते हो तो मैं दिखाता हूं। देश में 1000 पुरुषों के पीछे मात्र 943 महिलाएं हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार। 1000 पुरुषों के पीछे 943 महिलाएं हैं।
ये हमारे देश का लिंगानुपात है। बात करते हैं हरियाणा की, तो वहाँ का लिंगानुपात और भी गिरा हुआ है। वहाँ लगभग 868 महिलाएं 1000 पुरुषों के पीछे हैं। और राजस्थान के कोई बड़ी बात नहीं है, राजस्थान में 926 या 27 के बात चलती है कि 926 राजस्थान में 1000 पुरुषों के पीछे 926 महिलाएं हैं। तो क्या 930 भी हुई तो कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल नहीं है। मैं समझता हूँ देश में ये महिलाओं की कमी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि उनके लिंग का अनुपात बढ़ता जा रहा है और ये लिंगानुपात के बढ़ने से देश में महिलाओं की कमी होगी। आने वाले वक्त में जो आज 943 हैं देश में हालात, तो मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में इसी प्रकार के हालात रहे, लिंग का परीक्षण होता रहा, कन्या भ्रूण हत्याएं होती रहीं, तो ये लिंगानुपात को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं में ये लिंगानुपात बढ़ने से सुरक्षा की भावना घर कर गई है, जो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा संक्रमण है। ये संक्रमण से बचना है तो हमको लिंग समानता लानी होगी। बात करते हैं लिंग समानता की। आओ प्रशिक्षणार्थियों, आपको लिंग समानता बता देते हैं। लिंग समानता का सीधा सा अर्थ है कि लिंग के आधार पर जब एक लड़का होना और लड़की होना, ना कोई हानि हो ना कोई लाभ हो। ये नहीं कि लड़की का जन्म हुआ है तो घर में मातम छा जाए और लड़के का जन्म हुआ है तो जश्न मनाया जाए। इस बात से जब तक आप पीछा नहीं छुड़ाएंगे तब तक लिंग समानता नहीं आ सकती। महिलाओं को भी वही अवसर और अधिकार मिलने चाहिए जो आपने पुरुष समाज को दे रखे हैं। ये लिंग समानता है। महिलाओं को वो समस्त अधिकार प्रदान किए जाएं जो सारे अधिकार आपने पुरुषों को प्रदान कर रखे हैं। समता का अर्थ है अधिकार रखना, हिस्सा होना, और लिंग का अर्थ है लड़का और लड़की का होना। अर्थात लिंग मीन्स लड़का लड़की और समता मीन्स अधिकार रखना, हिस्सा होना। अर्थात लड़के और लड़की के लिए वो ही हिस्सा दिया जाए जो आप लड़की को दे रहे हैं, तो यह लिंग समानता कहलाएगी। लिंग समानता का जो दृष्टिकोण है वो इस बात पर विचार करता है कि महिला होना क्षति ना हो, महिला होना क्षति ना हो। अर्थात इस बात की पहचान करता है कि महिला होना क्षति है, तो फिर ये लिंग समानता वाला दृष्टिकोण इस बात का इसकी पहचान करता है कि महिला होना क्षति नहीं है। सामाजिक महिलाओं को समाज के द्वारा जो लाभ हैं वो सारे लाभ प्राप्त हों जो पुरुष समाज को मिल रहे हैं, और महिलाओं को वो सामाजिक उत्तरदायित्व भी सौंपे जाएं जो समाज में पुरुष वर्ग के द्वारा लिए जाते हैं। घर में विवाह की रस्म अदायगी हो या सामाजिक परिवार के कोई निर्णय हो या पारिवारिक निर्णय हो, उन सब में हिस्सेदारी होती है पुरुष की, निर्णय लिए जाते हैं पुरुष के। तो लिंग समानता वाला दृष्टिकोण इस बात की शिक्षा प्रदान करता है कि सामाजिक उत्तरदायित्व भी महिलाओं को सौंपे जाने चाहिए। उनके लिए न्यायिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। महिलाओं को न्यायिक स्वतंत्रता प्राप्त हो, सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त हो, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हो, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो, तब लिंग समानता होगी। महिलाओं की जब तक जीवन शैली को नहीं बदला जाएगा जो उनकी प्राचीन काल से या लंबे समय से चली आ रही है, तब तक लिंग समानता की बात करना बेमानी है। लिंग समानता की बात करना बेकार है जब तक हम महिलाओं की जीवन शैली को नहीं बदल देते, अर्थात पुरुषों के समान उनको रहना करना नहीं सिखा देते, पुरुषों के समान उनको अवसर प्रदान नहीं करते, पुरुषों के समान उनको अधिकार नहीं देते, तब तक लिंग समानता की बात करना बेकार है। लिंग समानता होगी जब महिलाओं की जीवन शैली को बदल दिया जाएगा, महिलाओं के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, महिलाओं को निर्णय लेने की क्षमता प्रदान की जाएगी, उस दिन देश में लिंग समानता होगी। अब लिंग समानता की आवश्यकता, लिंग समानता की आवश्यकता किस लिए हुई?
लिंग समानता की आवश्यकता क्यों है, ये ढेर सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर मैं आपको दे रहा हूं। प्रशिक्षणार्थियों, लिंग समानता की आवश्यकता इसलिए है कि मानवीय संसाधनों के समुचित उपयोग करने के लिए। प्रशिक्षणार्थियों, किसी भी देश के विकास को करने के लिए, किसी भी देश की बुलंदियों को देखने के लिए उस देश के 3 संसाधनों का होना अति आवश्यक है। हम देखते हैं किसी देश की बुलंदियां, तो हमको उस देश के 3 संसाधनों का अध्ययन करना होगा कि उस देश ने विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में कैसे हिस्सा लिया, वो विकसित राष्ट्र कैसे बना, वो देश इतनी बुलंदियों पर कैसे पहुंचा, उस देश के पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही थी। तो किसी भी देश को बुलंदियों पर ले जाने के लिए 3 शक्तियों का होना बहुत आवश्यक है। नंबर 1 भौतिक संसाधनों का होना, नंबर 2 मानवीय संसाधनों का होना, नंबर 3 मानसिक भौतिक संसाधनों का होना और मानवीय संसाधनों का होना, भौतिक संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का और मानवीय संसाधनों का होना बहुत आवश्यक है। प्रशिक्षणार्थियों, किसी भी देश को बुलंदियों पर ले जाने के लिए आप देखते हैं कि किसी भी देश को बुलंदियों पर ले जाने के लिए आप देखते हैं कि उस देश के भौतिक, आर्थिक और मानवीय संसाधन कितने दमदार हैं। वो देश उतनी बुलंदियों पर होगा जिस देश के भौतिक संसाधन, आर्थिक संसाधन और मानवीय संसाधनों से संपन्न होगा। तो आप देखते हैं कि हमारे देश की महिलाएं भी हमारे मानवीय संसाधन हैं और उनकी योग्यताओं का उपयोग करने के लिए लिंग समानता का होना आवश्यक है। और लिंग समानता की आवश्यकता इसलिए है कि हमारे देश की महिलाओं का समुचित उपयोग किया जा सके। हमारे देश की महिलाएं हमारे लिए बहुत बड़ा मानवीय संसाधन है। तो हमारे देश को विकास के मार्ग पर लाने के लिए महिलाओं को जब तक उचित अवसर प्रदान नहीं किए जाएंगे, हमारे देश में संसाधनों का सहयोग नहीं हो सकता। अगर किसी देश की सफलता को आप देखना चाहते हैं तो आज लगभग विश्व के अधिकांश देशों में प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र की सफलता 2 बातों पर निर्भर करती है: जनता का जागरूक होना और जनता का शिक्षित होना। तो प्रजातंत्र की सफलता तब है जब उस देश के महिला और पुरुष जागरूक हों और महिला और पुरुष शिक्षित हों। तो हमारे देश की महिलाएं शिक्षित होंगी तो हमारे देश का प्रजातंत्र भी सफल हो जाएगा। तो प्रजातंत्र की सफलता के लिए लिंग समानता अति आवश्यक है। नंबर 3 मानव अधिकारों की रक्षा हेतु आप देखते हैं यूएनओ में 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया। पूरी दुनिया के स्त्री और पुरुषों की रक्षा का वचन ये मानव अधिकार आयोग देता है कि कहीं भी महिलाओं के संग होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए विश्व के किसी भी कोने में मानव अधिकार आयोग आपकी मदद के लिए तैयार है। तो प्रशिक्षणार्थियों, मानव अधिकार आयोग ये हमें देता है कि मानव के अधिकारों की रक्षा करने का कार्य लिंग समानता के द्वारा ही किया जा सकता है। जब तक लिंग समानता नहीं होगी, मानव अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती। तो आज आप देखते हैं लिंग समानता लाने के लिए मानव अधिकारों की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। इसलिए लिंग समानता की आवश्यकता पड़ती है मानव अधिकारों की रक्षा हेतु। नंबर 4 लिंग समानता प्रकृति का नियम। ऐसा कहते हैं कि अकेला पुरुष इस संसार को नहीं चला सकता। राधा के बिन श्याम अधूरा, सीता के बिन राम अधूरा और एक अकेला नाम अधूरा। लेकिन प्रकृति को चैलेंज कर रहे हैं कुछ लोग जिन्होंने प्रकृति के इस नियम को बदला है। मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। भारतीय हिंदी सिनेमा में और अन्य जगह पर वो तकनीकी विज्ञान के क्षेत्र के परिणाम स्वरूप लोगों ने
एकल पुरुष एकल माता बनना शुरू कर दिया है। प्रकृति के इस नियम को जो कुदरत ने, प्रकृति ने इंसान को दिया है कि गर्भ का काम माँ का है, गर्भ पालन करती है बच्चे का और लालन पालन माँ के गर्भ में ही होता है। लेकिन आजकल एक नया चलन चला है, कुछ लोगों ने एकल पिता और एकल माता बनने के लिए वहाँ अपनी वैज्ञानिक तकनीक के माध्यम से और वो एकल पिता भी बन गए हैं, एकल माता भी बन गए। लेकिन प्रकृति के इस नियम को चैलेंज नहीं कर सकते। भारतीय लिंग समानता प्रकृति का नियम है। जब तक महिला और पुरुष की बराबर संख्या नहीं होगी, हम प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं। आज भारत में 1000 पुरुषों के पीछे 943 महिलाएं हैं। तो मैं पूछता हूं कि हमारे देश में महिलाओं की संख्या जो घटी है वो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने से घटी है। अर्थात लोगों ने उस कन्या भ्रूण हत्या को करके, और आप देखते हैं प्रकृति के इस नियम के विरुद्ध जाकर लोगों ने लड़कियों की संख्या घटा दी है और लिंग समानता के विरुद्ध ये कार्य किया है जो प्रकृति के विरुद्ध है, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। भारतीय संस्कृति की रक्षा हेतु हमारे देश में महिलाओं को पूजनीय और श्रद्धा, अन्नपूर्णा, गृह लक्ष्मी और सरस्वती ऐसे नामों से संबोधित किया गया है। वहीं हमारे देश की संस्कृति को बनाए रखने का कार्य करती हैं और आने वाली नस्लों में उसको स्थानांतरित भी करती हैं। तो भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए लिंग समानता का होना अति आवश्यक है। हमारे देश की संस्कृति को बनाए रखने के लिए, हमारे देश की संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए महिलाओं का होना बहुत जरूरी है। इसलिए लिंग समानता का होना भी जरूरी है। महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए आज महिलाएं देश के किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। तो महिलाओं के इसी आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए लिंग समानता का होना अति आवश्यक है। महिलाओं को आत्मविश्वास, उनकी शक्ति का वो भरपूर उपभोग कर सकती हैं, ये पाठ उनको पढ़ाना है। तो लिंग समानता के द्वारा ही हम उनको ये शक्ति प्रदान कर सकते हैं। उनके अधिकारों को देकर, उनको शैक्षिक अवसरों की समानता देकर, उनको राजनीतिक अवसर प्रदान करके, उनको न्याय के अवसर प्रदान करके, सामाजिक अवसर प्रदान करके, राजनीतिक अवसर प्रदान करके हम ये आत्मविश्वास उनमें पैदा कर सकते हैं। अंतिम है प्रशिक्षणार्थियों, अच्छे पारिवारिक संबंधों की स्थापना करके। अच्छे पारिवारिक संबंधों की स्थापना जब होगी जब एक लड़के और लड़की का भेद परिवार से मिटा दिया जाएगा। लड़कियों को बचपन से ही ये सबक सिखाया जाता है कि उनको घर के दरवाजे पर खड़े नहीं होना है, घर पर ऐसे रहना है, उनके सामने ऐसे करना है। आप देखते हैं पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वतंत्र स्मारती। अर्थात परिवार में पिता के घर, उसकी रक्षा करने का कार्य उसके पिता कर रहे हैं। जवान हो गई है तो उसकी रक्षा का कार्य उसके पति के द्वारा किया जा रहा है, और वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुकी है तो उसके पुत्र आदि रक्षा कर रहे हैं। इन बातों को लेकर महिलाएं अंतर मन में अपने में एक गांठ बांध लेती हैं कि हे भगवान, हमने ऐसा क्या पाप कर दिया कि हमको पिता रक्षा करते थे, हम छोटी थी, हम बड़े हुए तो पति हमारी रक्षा करने का कार्य, और अब वृद्धावस्था में है तो हमारी पुत्र आदि रक्षा, हमको आज़ादी कम मिलेगी। मनुस्मृति ने महिलाओं को परतंत्र कर दिया, पराधीन कर दिया, निस्सहाय कर दिया। जो घर की लक्ष्मी हुआ करती थी उसको सेविका बना दिया, दासी बना दिया। मैं समझता हूँ प्रशिक्षणार्थियों, जब तक लिंग समानता नहीं आएगी, जब तक हम महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखेंगे। इसलिए महिलाओं को न्याय दिया जाए, महिलाओं को अधिकार दिए जाएं, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्त जब तक समान रूप से भागीदारी नहीं होगी और लिंग समानता नहीं आ सकती। धन्यवाद। थैंक यू।